तो आज का बजट कई मायनों में खास रहा है। मोदी 3.0 का ये पहला बजट था। इससे बहुत उम्मीदें बहुत सारे लोगों को रही हैं और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं, कुछ नई चीज़ें भी रहीं। जैसे युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात हुई है, एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात हुई है, तो कई और एक्सपेक्टेशंस थी, उनका क्या हुआ इस पर विस्तार से बात करेंगे, खासतौर पर किसानों को केंद्र में रखकर। वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ते ही एक इतिहास भी रचा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया वित्त मंत्री के तौर पर और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 6 बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था। यहाँ किसानों को तोहफा, युवाओं के लिए रोजगार, बजट में टैक्स पेयर्स को राहत जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं। न्यू रिजीम में करीब 7,75,000 तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। बिहार को बम्पर पैकेज मिला है। बिहार के लिए खुशी नीतीश कुमार खुद जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल पाया क्योंकि पुरानी बाध्यताएं थी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी कुछ बिहार को मिला है जिससे वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने खुशी जाहिर भी की खुलकर। वहीं साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने में केंद्र का सपोर्ट है, ये चंद्रबाबू नायडू का कहना है। यानी दोनों सहयोगी सरकार के खुश हैं और इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं ये कुर्सी बचाने का बजट है। इसके अलावा थरूर ने कहा है कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, जनता विरोधी गरीब बजट है, ममता बनर्जी का कहना है। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है। रसोई का ध्यान नहीं रखा गया, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। पक्की नौकरी का ध्यान नहीं रखा गया, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बजट के दौरान सामने आई हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और उस पर फिर जो बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपके सामने हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर बात की जाए तो इसमें एमएसएमई को लेकर काफ़ी आज निर्णय लिए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर स्टार्टअप्स की बात करें, स्टार्टअप इंडिया एक बड़ी मुहिम भारत सरकार की रही है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्टार्टअप्स, इनोवेशंस, आत्मनिर्भर भारत की वकालत करते रहे और इसके लिए कई योजनाएं भी बनाई गई। इसमें एंजल टैक्स को ख़त्म कर देना एक बड़ी पहल माना जा रहा है। दरअसल एंजल टैक्स का मतलब है कि कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बड़े उद्योगपति होते हैं, कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो नए आइडियाज़ में पैसा लगाना चाहते हैं। तो अब वो जब पहले पैसा लगाते थे तो उन्हें इस पर टैक्स देना होता था, इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। इससे इन्वेस्टर्स इनकरेज होंगे, नए आइडियाज़ को प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इस तरह की उम्मीद कई एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के लोगों का मानना है कि स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे तो रोज़गार की संभावनाएँ भी ग्रो करेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात है किसानों की बात करते हैं और किसानों की बात जब हो रही है तो कई लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। इसमें डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बहुत महत्वपूर्ण है, किसान नेता के तौर पर तो जुड़ ही रहे हैं, एक समृद्ध किसान भी हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि हमने जो अभी तक जितने भी शोज़ किए किसानों को लेकर उसमें त्रिपाठी जी ने कई महत्वपूर्ण बातें रखी थी और बड़े पॉइंट्स इसलिए उनके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिटी फार्मिंग की बात जो कई लोग बाद में एक्सपर्ट्स कहते दिखाई दिए हैं उसको वो अमली जामा भी पहनाते दिखाई दे रहे हैं। बजट से उनकी अपेक्षाएं बहुत सारी रहीं और वो कितनी पूरी हुई हैं ये उनसे जानेंगे। साथ ही साथ मेरे सहयोगी विमलेंद्र राय भी वाराणसी से जुड़ रहे हैं। विमलेंद्र के साथ आपको याद होगा बहुत सारे किसान थे जब हमने किसानों के ऊपर बातचीत की थी, तो विमलेंद्र से भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लिया गया है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपने बहुत सारी बातें कही थी, बजट में क्या दिखा? नमस्कार प्रवीण जी। अगर मैं आम किसानों के दृष्टिकोण से कहूं तो मैं यही कहूंगा कि यह पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण जी के लिए वास्तव में एक इतिहास हो सकता है क्योंकि 7वीं बार प्रस्तुत किया, लेकिन आम किसानों के लिए यह पेपरलेस बजट होपलेस बजट रहा है। पिछले 5 सालों में जो राशि में वृद्धि होनी चाहिए थी वो कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि प्रतिवर्ष एमएसपी पर खरीदी न होने के कारण 5 लाख करोड़ का किसानों को घाटा होता है। उस 5 लाख करोड़ के घाटे में आप 1,52,000 करोड़ बजट में प्रावधानित देते हो तो उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। हमारे कहना था भले आप खजाने का मुंह न खोलते, आप एक कानून लेके आते जिसकी हमेशा पैरोकारी करते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वो सीएम थे गुजरात के, कि एमएसपी के पे हम किसानों के कानून लाएंगे और एमएसपी दिलाएंगे। तो हमें उम्मीद थी कि ये इस बजट में उसकी घोषणा हो जाएगी और
तब ये जो चवन्नी अठन्नी बांट रहे हैं किसानों को, सम्मान निधि 2000 की 3 किस्तें, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान खुद ही हाथ जोड़ के कहेगा हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। तो ये नहीं किया इन्होंने। अब रहा सवाल इनकी योजनाओं में, तो किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, वो नहीं हुई। किसानों की पेंशन बढ़ने की बात चल रही थी, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ जो एक कर्ज माफी की मांग उठ रही थी, उम्मीद थी कि सरकार जो है तीसरी बार आई है तो शायद कर्ज माफी का तोहफा दे, तो उसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। और इसके साथ ही बीमा, जो किसान बीमा जो में बड़ी खामियां रही हैं, क्योंकि जितना प्रीमियम हर राज्यों से लेके जाती है कंपनियां, उतना भी मुआवजा नहीं देती। तो उम्मीद थी कि इस बार शायद उससे युक्त बनाया जाए, तो उस पर भी कहीं कोई बात नहीं हुई। और जरा समझे कि जिस तरह से मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि अमरावती एक शहर है आंध्र प्रदेश का, जिसके सहयोग से सरकार चल रही है। उसके 15,000 करोड़ रुपए नई राजधानी बनाने के लिए दिए गए। वहीं एक अमरावती जिला भी है महाराष्ट्र का, विदर्भ का, जहां कल एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 152 दिनों में 145 किसानों ने आत्महत्या की। और उसी अमरावती के जिले का बगल का जिला है यवतमाल, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहूंगा, वहां पिछले 152 दिनों में 135 किसानों ने आत्महत्या की। इससे पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कल आर्थिक सर्वेक्षण पर कह रहे थे कि देश के विकास का जो इंजन है वो कृषि है, अगर ऐसा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी या इंजन पटरी से उतर चुका है। और जरूरत है इसे हम सब मिलकर एक बार वापस पे पटरी पे ले आए, क्योंकि 144 करोड़ लोगों के रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल, जो आप एसएमई की बात कर रहे हैं, एसएमई को कच्चा माल देने का सवाल, जो आप इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कर रहे हैं, उस हब को भी कच्चा माल देने का, सब कुछ इस खेती में जुड़ा हुआ है। एक बात स्पष्ट है कि डॉक्टर त्रिपाठी प्रवीण जी, 4% जी केवल 4% बजट दिया गया है। 70% जनता इससे जुड़ी है और टोटल बजट का केवल 4% दिया गया है। तो मेरा मानना है हम काफी निराश हैं। किसान, ये तो बहुत स्पष्ट है आपकी बातों से कि आप काफ़ी निराश हैं। और मैं जानता हूं कि आप, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे आपके जहन में प्लानिंग्स चलती हैं, तो उसको लेकर भी आप बहुत खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैं डिटेल में समझूंगा। आपने आंध्र प्रदेश की बात की, आंध्र प्रदेश के लिए जब स्पेशल फंड्स की बात की जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, तो किसानों का जिक्र हुआ कि इससे किसानों को फायदा होगा। वो कैसे होगा थोड़ा समझूंगा। विमलेंद्र मेरे सहयोगी वाराणसी से मौजूद है, वाराणसी के किसानों से हमने पहले भी बात की थी। विमलेंद्र, अभी भी आपके साथ अगर किसान मौजूद हों तो हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, या किस तरह से लिया जा रहा है इस बजट को किसानों के सर्कल में। प्रवीण जी, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं वाराणसी के ये रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हूं, और यह विधानसभा वाराणसी का जो है बहुत प्रमुख विधानसभा है, क्योंकि इसी के बगल में अभी मैं आपको कैमरा से माध्यम से दिखलाऊंगा, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था, वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। तो निश्चित ही, और उस भूमि पे किसानों की ही भूमि लेकर के स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। इस समय हमारे संग ये किसान लोग यहाँ पे हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या है उनका राय, क्या है विचार। और हम सबसे पहले आते हैं इनके पास, ये भाई साहब जो इस क्षेत्र के किसान हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि क्या है आज का जो बजट रहा, आप लोगों को कैसा लगा? आज के बजट से हम लोग ये उम्मीद रखे थे कि एमएसपी पे कुछ बात होगी। जो किसान को बहुत कुछ मत दीजिए, लेकिन किसान जो मेहनत से, जो गर्मी में, जाड़े में, बरसात में पसीना बहा करके और खेतों में अन्न उपजाता है, 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों का पेट पालता है, चाहे जितने भी जीव जंतु हैं उनका अगर भरण पोषण करता है तो किसान करता है, अन्नदाता करता है। लेकिन अन्नदाता के उपज का लागत मूल्य, केवल समर्थन मूल्य की बात हो रही है। समर्थन मूल्य को निर्धारित करने में सरकार की अनदेखी कहीं न कहीं हम सबको दुखित की है। और हम लोग बनारस के नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हैं, और यहाँ का किसान, जो जिस क्षेत्र में आप हैं, यहाँ पे फूलों की खेती होती है। यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि आप हमको कुछ दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन हमारे जमीन का उचित मुआवजा दीजिए। मुआवजा और एमएसपी दो महत्वपूर्ण बिंदु है। विमलेंद्र, मैं चाहूंगा फटाफट दो चार किसानों से ये बजट कैसा रहा, जरा आप बाकी के कुछ किसानों से भी पूछ लें, ताकि हम और मेहमानों से भी बात करें।
मेरे संग युवा किसान भी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। जी। कैसा रहा आज का बजट और क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों की, तथा कैसा होना चाहिए? इस बार की जो बजट है वो हम लोग जो सरकार से अपेक्षा किए थे उसके अनुसार इनका जो बजट है वो है नहीं, क्योंकि इन्होंने समर्थन मूल्य को पहले तो उसमें गारंटी देना था, उस पर दिए नहीं। दूसरी चीज़ें किसानों का जो प्रदूषण मुक्त तो उससे भी बाहर रखा जाए। तीसरी चीज़ें कि यहाँ पे जो भी जैसे कि कृषि कर्ज माफ़ी है उसको माफ़ किया जाए, और कई चीज़ें होते किसानों को अलग अलग तरीक़ों से उनको संगठन बनाकर उनको अलग अलग लाभ दिए जाएं। जैसे कि कृषि का उत्पाद जैसे होता है, कोई फसल होता है, हर सीजन का अलग अलग फसल होता है, तो उसको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर अवेलेबल किया जाए जिससे किसान अपना फसल को। लेकिन एमएसएमई और प्राकृतिक खेती के लिए तथा कई कृषि यंत्रों पे भी छूट दिया है, इस पे क्या कहेंगे? छूट देखिए दिए जाते हैं लेकिन उसको लोगों तक उसकी पहुंच नहीं होती। वजह यह है कि जो भी अधिकारी लोग होते हैं वो लोग आम जनमानस को नहीं पहुंचाते हैं, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ बाबू इनके पास। बाबू जी, कैसा रहा बजट इस बार का? बजट जो भी है निकाले हैं वो तो अच्छा है, लेकिन हर प्रदेश में उन्होंने जो है ऋण माफी कर दिया। एक उत्तर प्रदेश उनके निगाह में गिरा हुआ प्रदेश है। यहाँ हर प्रदेश में ऋण जो लिए हैं उनका माफी कर दिए। नहीं, ऋण माफी कहीं नहीं की है उन्होंने, बिहार और आंध्र प्रदेश को केवल विशेष पैकेज दिया है बस। तो बिहार आंध्र प्रदेश को उन्होंने जो है अधिक प्रोत्साहन दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जो है यहाँ उन्होंने कुछ भी निगाह नहीं डाला। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के किसान जो है बड़े दुखी हैं, उनको जो है उचित मुआवजा, जो कि हमारे किसान भाई हैं छोटे छोटे हैं, गेंदा का फूल लगाते हैं, धान उगाते हैं। विमलेंद्र, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जी बनारस के किसान। हाँ, इनसे भी पूछे फटाफट ही आपकी बात। जी। कैसा क्या रहा बताएं? किसानों के हित में जो है वैसे कोई खास बजट नहीं है, हैं? ये एमएसपी जो है, आपके अनुसार कैसा होना चाहिए था बजट? कैसा होना चाहिए था? क्या इस तरह का होना चाहिए कि जो किसान हैं उनके कर्ज माफी का भी तो प्रावधान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। एमएसपी जो ठीक है, मुआवजा, एमएसपी, कर्ज माफी, कई बातें हैं जो देखिए बनारस के खाटी किसान हैं और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से मेरे सहयोगी विमलेंद्र के साथ मौजूद हैं। दोबारा उनका रुख करेंगे। मास्टर शिवराज सिंह भी अभी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा डॉक्टर त्रिपाठी, यहाँ पर जो किसान हैं लगभग वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये वो उतनी परिष्कृत भाषा में नहीं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए था, यानी इन्हें भी लग रहा है कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज करने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया गया है, सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था हो या बाढ़ से प्रबंधन हो, इसके लिए भी बिहार में पैकेज दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? प्रवीण जी, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की बात तो हर साल करते हैं, लेकिन जब बजट देने की बात आती है तो वो रासायनिक जो खाद है उसको दे दिया जाता है पूरा। ये झुंझुना की तरह जैविक खेती के बात करते हैं, जैविक खेती पे सेमिनार करते हैं, साल भर जैविक खेती की बात करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा बजट रासायनिक खाद को उठा के दे देते हैं। अब आपको इस बजट की एक आयरनी बताऊं। अब सोचिए, सोना, चांदी और प्लेटिनियम, इसमें लगभग 15% का टैक्स लगता है, 10% लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% लगता है एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट पे सेशा। तो ये जो सोना चांदी पे है उसको टैक्स घटा के, कस्टम ड्यूटी घटा के सस्ता कर दिया गया है, 6.4% पे लाया गया है। वही खाद एक होता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी बेहद जरूरत रहती है किसानों को, और अमोनियम नाइट्रेट सबसे लोकप्रिय खाद है, उस पर टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी गई है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सोना चांदी। हाँ, मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है, इतनी डिटेल में मैंने इसको समझा नहीं था। जी बताएं आप। मेरा तो काम ही है समझना, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। तो जिस खाद पे आप एक तरफ सब्सिडी दे रहे हो, जरा सोचिए, एक तरफ सब्सिडी दे रहे हो, दूसरी तरफ उस पर आप कस्टमेबिलिटी 10% बढ़ा रहे हो, उसका भार किस पे पड़ेगा? तो मेरा मानना है कि किसान तो इनकी प्राथमिकता में, सरकारों की, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, सरकारों की प्राथमिकता में किसान को जिस तरह होना चाहिए
उस तरह से रखा ही नहीं गया है। जी, 70% मैं आऊंगा आपके पास जनसंख्या डॉक्टर त्रिपाठी और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मास्टर शिवराज मेरे साथ जुड़ गए हैं, तकनीकी परेशानी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आपका स्वागत है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। मैं जानता हूं कि आप हमेशा क्रियान्वयन के पक्ष में रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू करिए, लेकिन फिर भी आज के बजट से क्या उम्मीदें थी, पूरी हुई नहीं हुई? नहीं, पूर्व की भांति निराशाजनक ही बजट रहा, क्योंकि ना तो पालतू पशुओं के जो मवेशी है उनके कोई इलाज की बेहतर व्यवस्था कैसे हो, आवारा पशुओं के लिए कृषि सुरक्षा दल जैसा गठन हो ताकि 40% फसल को जो खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनसे सुरक्षा हो सके। नैनो यूरिया को जबरदस्ती दिया जाता है, किसान को उचित खाद, उचित बीज सस्ते रेट पे कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि जो ये दंकल बीज आ रहे हैं ये बहुत महंगे बीज पड़ते हैं किसान को, और कई बार ये खराब भी निकल जाते हैं, कई बार खराब दवाई निकल जाती है, पूरी फसल को जला करके वो राख कर देती है। समय पे पानी कैसे मिले और गांव में शिक्षा का, स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था कैसे हो, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य कैसे मिले, लाभकारी मूल्य कैसे मिले, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करवाएंगे, एनजीओ उस पैसे को खा जाएंगे। किसान तो खुद जैविक खेती करना चाहता है, खुद करता भी है खाद, देसी खाद की खेती, लेकिन सरकार ने वही गोल गोल बात की है। कागजों में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पटल पे हमें लग रहा है कि किसान को कोई मुगली गुट्टी इस बजट से प्राप्त होगी। डॉक्टर त्रिपाठी, एक और, क्योंकि आप किसान हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, गेहूं का भंडारण कम होना, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, ये अपनी जगह है, लेकिन अगर हम खेती के जो मॉडर्न तरीके चल रहे हैं या जिससे उत्पाद बढ़े उससे दूर हो गए तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, भंडारण कम होगा, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। थोड़ा रोशनी डालें इस पर और थोड़ा लोगों को इसके बारे में सचेत करें। प्रवीण जी, अभी तक ये माना जाता था कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बौद्धिक जुगाली है, कॉफी हाउस की बहस का विषय है, लेकिन अब वो आके हमारा गला पकड़ रही है। पिछले 2 साल के गेहूं के उत्पादन की बात अगर देखें तो जब दाने पड़ रहे थे उस समय गर्मी बढ़ने के कारण लगभग 16% की दर से उत्पादन में कमी आई। यही कारण है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन आंकड़ों को अगर उठा के देखेंगे, रिजर्व स्टॉक सरकार के पास क्यों उतना नहीं है, पहले से कम क्यों है, और इसीलिए इन्होंने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाया है। तो स्थिति यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण रबी खरीफ 3 फसलों में जायद की फसल तो ऑलरेडी खत्म है और अब रबी पर भी प्रभाव पड़ना लगा है। इससे बचने के लिए दूरगामी परिणाम जो पड़ेंगे, उससे बचने के लिए हमें दूरगामी दृष्टिकोण तो अभी ये जो गेहूं है, इसके भंडारण की चिंता नहीं करनी चाहिए, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं? जी हाँ जी प्रवीण जी, अभी ऑर्गेनिक खेती पर जोर होना चाहिए। मास्टर शिवराज, क्योंकि आप किसानों की बात को भी रखते रहे हैं, सुझाव भी देते रहे हैं अपने स्तर पर, आपकी यूनियन जो है वो भी सुझाव देती रही है, मुझे ये बताइए कि अपरोक्ष रूप से कुछ आपको लगता है कि किसानों के लिए है, और आने वाले दिनों में अगर मतलब मंशा अच्छी है सरकार की, कुछ करना चाहती है, तो आप क्या विजन देख रहे हैं? नहीं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 24 में आय दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी जैसा तो मुझे कोई इस बजट में नहीं लगा, ना पिछले बजट में, ना किसानों के नाम से बजट पेश किया जाता है। और दिल्ली के जो कागजों में जो बात करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात करते हैं, फाइलों में भी हमें लगता है कि अच्छा बजट है, लेकिन आम देहात में जो गरीब किसान रह रहा है उसकी स्थिति कैसे सुधरे, जो आज 50 साल पीछे है, इसकी तरफ कोई चिंतन मनन नहीं होता है। जब तक किसान सत्र नहीं चलेगा लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में, किसानों पर चर्चा नहीं होगी, धरातल की रिपोर्ट ये लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक किसान तो खुद पैदावार बढ़ा देगा, दलहन की भी बढ़ा देगा, तिलहन की बढ़ा देगा, लेकिन दलहन की पैदा को घड़रोज खा जाते हैं, दलहन पैदा नहीं होने देते। अगर किसानों को उचित लाभकारी मूल्य मिले, घाटे की खेती ना हो, घाटे की खेती से किसान को कैसे उबारा जाए, इस तरफ चिंतन मनन करना पड़ेगा। ये जो कागजों में मीठी, अब ये जो बजट का किया है, काफी बड़ा बजट है खेती के लिए, लेकिन ना तो कोई फ्री बोरिंग जैसी योजना है, ना कोई ट्यूबवेल कनेक्शन जैसी योजना है कि भाई कैसे किसानों को सस्ता पानी दिया जाए। गांव में जो आदमी रह रहे हैं, घरेलू बिल इतने आ जाते हैं बिजली के, वो कहां से अपने बच्चों को पढ़ाए, कहां से इलाज करवाए, कहां से उचित शिक्षा दिलवाए। मैंने कहा था जैसे आयुष्मान कार्ड है, ऐसा शिक्षा का भी कार्ड, जिसकी 3 लाख से कम आए, वो शिक्षा का कार्ड भी बनना चाहिए।
ताकि गांव के लोगों को शिक्षा मिल सके, बच्चों को शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। ऐसा इस बजट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, विमलेंद्र के पास चलते हैं। विमलेंद्र, अपेक्षाएं जरा मैं चाहूंगा फटाफट, जो किसान हैं और जो भी कुछ कहना चाहते हैं उनकी अपेक्षाएं क्या रहीं और अब भी क्या उम्मीद है, क्योंकि उनके आप प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं, वहां के किसान क्या अपेक्षा लगाए बैठे हैं? जी, मैं इस समय हूं और मैं सीधे चलता हूं इनके पास। क्या है, कैसी अपेक्षा रही है, फटाफट जानकारी चाहूंगा कि देखिए, जी, ये जो बजट आज पेश हुआ है ये किसानों के हित में हम लोगों के हिसाब से नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ कि किसानों के पेंशन की बात नहीं की गई, किसानों के हित में कोई गारंटी की बात नहीं की गई, और ये मोदी सरकार अपने हित की बात करते हैं, क्योंकि जिससे इनको फायदा है कि हमारी सरकार टिकी रहे, वहां पर इन्होंने कुछ विशेष दिया, मगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई विशेष नहीं दिया। बिहार में इन्होंने दे दिया, आंध्र प्रदेश में दे दिया, क्योंकि वहां की सरकारें से इनकी सरकार चल रही है, इनको डर है कि हमारी सरकार न गिर जाए। फटाफट विमलेंद्र, बाकी लोगों से भी एक एक टिप्पणी ले लें आप। बिहार दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, किसान जो प्रमोशन के लिए पैसा नहीं दिया। आपका क्या विचार है? जी, हमारा विचार यही है कि ये सरकार जो है कि पहला तो जो है कि जो किसानों का जो कर्ज माफी है पहले माफ कर दे, और दूसरी बात कि अगर ये कर्ज नहीं माफ करता तो किसानों को तो गर्रत में डाल रहा है। जो है कि किसान जो है कि सबसे ज्यादा परेशान है। ये जो है कि हर आदमी को केवल छलावा काम। ठीक, एक बार फिर आपसे चाहूंगा, पूरा चीज का एक लब्बो लबाब चाहूंगा, काउंटिंग चाहूंगा कि क्या कैसा रहा बजट, आखिर क्या कमियां आई? प्राकृतिक खेती की जो बात हुई है वो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, क्योंकि देश स्वस्थ तभी रहेगा या समाज स्वस्थ तभी रहेगा जब शुद्ध भोजन करेगा, और शुद्ध भोजन के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ठीक है। तो इन्हें प्राकृतिक खेती वाली बात ठीक लग रही है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी जैसे बहुत मुद्दे हैं जिनको लेकर बनारस के किसान जो हैं वो काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, ऑर्गेनिक खेती को लेकर एनकरेजमेंट इस बजट में दिखाई देता है? देखिए, बजट में फंड एलोकेट करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करने से, रोटी का जिक्र करने से किसी का पेट नहीं भरता। तो अच्छी बातों का जिक्र करने से पेट नहीं भरता। जैविक खेती की चर्चा तो बहुत हो रही है, जिक्र है, फिक्र है, पर फंड नहीं है उसके लिए। और मैं आपको दोहरा चरित्र बता रहा हूं। एक तरफ कहा गया है कि दलहन तिलहन के विकास के लिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा, दूसरी तरफ पिछले अभी 10 दिन के अंदर की बात बताऊं तो सूरजमुखी इंपोर्ट 4.45 लाख मीट्रिक टन किया गया है। देश सूरजमुखी और सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा है। जब किसान उगाते हैं तो उनको एमएसपी नहीं मिलती, सूरजमुखी की, सोयाबीन की एमएसपी नहीं मिलती, सरकार की पूरी खरीदी नहीं करती, व्यापारी तब सस्ते में खरीदना चाहते हैं। प्याज का जब भरपूर उत्पादन होता है तो आप एक्सपोर्ट रोक देते हो, जब रेट बढ़ जाता है तो व्यापारी इंपोर्ट करके और पैसा कमाते हैं। यह नीतियां जो है व्यापारियों के लिए बन रही है, किसानों के लिए नहीं बन रही है। ये तो केवल 1,52,000 करोड़ जो है केवल आई बात है, दिखावा है कि किसानों को दे रहे हैं। जितने बेचारे किसान बैठे हैं इनके पास उस केक का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं पहुंचने वाला है, बीच में ही हवा हो जाएगा। यही बार बार हो रहा है। सरकार कोई भी आए, लेकिन खेती के लिए जो स्थायी इन समस्याओं को हल करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने की जरूरत है, खेती में सिंचाई की दूरगामी दीर्घकालिक सिंचाई योजनाएं लाने। जी हाँ, आप पहले भी ये बात रखते रहे हैं कि बहुत ठोस काम जमीन पर करने की जरूरत है। मेरे साथ पैनल जो है वो बड़ा संक्षिप्त था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा, क्योंकि डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी कई बड़ी तादाद में सैकड़ों किसानों से जुड़े हुए हैं, उनसे किसान जुड़े हुए हैं। इसी तरह मास्टर शिवराज सिंह जो हैं वो यूनियन के माध्यम से कई किसानों से जुड़े हुए हैं। और विमलेंद्र का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बनारस से सीधे उन्होंने किसानों की, उन खाटी किसानों की जो इस बजट से अपेक्षा लगाए बैठे थे, उनकी बात हम तक पहुँचाई है। इस पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन में, किसान इस बजट से खुश नहीं है। बजट पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही।